नेचुरल रिसोर्सेज वाले टॉपिक पे हमारा जो चैप्टर है, हमने बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत की कि एयर का कंपोजिशन क्या है, या फिर एयर के अंदर जो क्लाउड्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो कैसे बनते हैं, रेन कैसे होती है, और ये जो हमारे इतने इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेयर के हमारे जो कंपोनेंट हैं एयर एंड वाटर, इनके पोल्यूशन से रिलेटेड हम लोगों ने बातचीत की है ना। फिर उसके अलावा हमने सॉइल के बारे में बातचीत की कि आखिर मिट्टी बनती कैसे है, हम किस तरीके से मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके नुकसान होने की वजह से हम लोगों को क्या दिक्कतें आ सकती हैं। डन। फिर उसके बाद आपने अलग अलग प्रकार की साइकिल्स पढ़ी, राइट, बहुत सारी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ी। अब हम लोग मूव करते हैं हम लोगों के नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज सेक्शन 14.43 नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, किसको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ने के लिए आपने अभी तक 9th क्लास का वेट किया है। इससे पहले आप ऑलरेडी ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर, इन दोनों टॉपिक्स को लेकर आप बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अवेयर होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बट खैर, हमारे 9th स्टैंडर्ड के नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक है, हमारा काम है पढ़ना, तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मैडम, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बेसिकली है क्या, मतलब समझाइए तो ज़रा। तो देखो, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये बेसिकली एक प्रोसेस है ना, बराबर। और इस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो प्लैनेट है, हम अपने अर्थ प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये है कि हमारा अर्थ हॉटर 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 एंड फाइनली धीरे 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 हॉटेस्ट होते जा रहा है। मतलब हमारे अर्थ प्लैनेट का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हमारे अर्थ प्लैनेट, जैसे कि मान के चलो ये अर्थ है, तो तुम लोग जानते हो कि हम लोगों के अर्थ के आजू बाजू अलग अलग प्रकार से अलग अलग हाइट्स पर हमारा एटमॉस्फेयर होता है। जैसे एक सर्टेन हाइट तक आप लोगों का स्ट्रेटोस्फियर होता है, उसके बाद फिर ट्रोपोस्फियर होता है, लिथोस्फियर होता है, हाइड्रोस्फियर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इस पर्टिकुलर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कंटिन्यूसली आपका टेम्परेचर बढ़ता जाए, ठीक है, तो उस टेम्परेचर के बढ़ने को, टेम्परेचर के इंक्रीज होने को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो तुम्हें लगेगा कि मैडम टेम्परेचर के इंक्रीज होना कैसे? टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगा? भाई गर्मी है तो गर्मी के वक्त तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही ना। नहीं, ऐसा नहीं है। इस फेनोमेना को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका है क्या। देखो, आप लोगों के पास सन है जो हमारे अर्थ में और अलग अलग प्लैनेट्स में क्या करता है, सोलर एनर्जी क्या करता है, आप लोगों को भेजता है। मान लेते हैं अर्थ के पास ये सोलर एनर्जी ट्रैवल करते हुए आ रही है, अर्थ की सरफेस पर आकर हिट करेगी, है ना। सोलर एनर्जी इज बेसिकली अ लाइट आ रही है। ये लाइट आप लोगों की क्या हो रही है, आप लोगों की नीचे 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 आके अर्थ को हिट कर रही है। अब देखो, बेसिक नियम है लाइट के, अगर आपने लाइट चैप्टर लोअर क्लासेस में पढ़ा है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है 8th क्लास में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो आपको कुछ बेसिक नियम पता होने चाहिए लाइट के। जैसे कि मैडम क्या? जैसे कि ये कि जब कोई भी सोलर एनर्जी अर्थ पे आके हिट होती है, तो उस सोलर एनर्जी का, ठीक है, उस सोलर एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होता है, आप लोगों का रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस, रिफ्लेक्ट बैक इनटू स्पेस। मतलब ऊपर स्पेस से आया था, ऊपर एकदम, और वापस से अर्थ से टकराने के बाद अर्थ में 100% एनर्जी नहीं रही, ठीक है, कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी क्या हो गई, आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनर्जी आपकी क्या हो गई, वापस से स्पेस में वापस चली गई। मान लेते हैं ऊपर से 100% एनर्जी आ रही है, तो क्या वो 100% एनर्जी अर्थ पर है? नहीं, 100% एनर्जी अर्थ पे नहीं है, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी क्या होती है, वापस से स्पेस में चली जाती है ना, बराबर। ओके, ठीक है। अब दिक्कत तब होने लगती है कि आपकी ये जो एनर्जी है, बराबर, ये आपकी जो एनर्जी है जो कि स्पेस में बराबर रिफ्लेक्ट हो गई थी,
अब मान लेते हैं कुछ ऐसा हो गया जो इस रिफ्लेक्शन को रोक रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जितनी एनर्जी आ रही है अर्थ में वो सारी की सारी एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर के आजू बाजू ही रह पा रही है, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से स्पेस में नहीं जा पा रही, मतलब एटमॉस्फेयर को छोड़ के नहीं जा पा रही है, एटमॉस्फेयर में ही रह जा रही है वो एनर्जी। अब देखो सन कोई हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसको बटन चालू किया और बोला भैया आज हमको थोड़ी सी हीट एनर्जी की ज़रूरत है, चलो करके अपन लोग आज क्या कर लेते हैं, तुम्हारा सन बटन ऑन कर लेते हैं, फिर सन हमें वहाँ से हीट एनर्जी भेजेगा। अब ऐसा तो होने वाला है नहीं, है ना। सन तो हमें कंटिन्यूसली हीट एनर्जी भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है। हम लोग उस कंटिन्यूस हीट एनर्जी को अपने अर्थ के अंदर लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ हीट एनर्जी को वापस से स्पेस में भेज भी देते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली चला जाता है, हमारे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी रीजंस की वजह से ये एनर्जी वापस से स्पेस में नहीं गई, नॉट पॉसिबल, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये एनर्जी आप लोगों की क्या हो गई है, कलेक्ट हो गई है इन एटमॉस्फेयर। ये एनर्जी आप लोगों की कहाँ पे कलेक्ट हो गई है, एटमॉस्फेयर में ही कलेक्ट होती जा रही है। और सोलर एनर्जी आएगी, उस सोलर एनर्जी को भी क्या होना पड़ेगा, आप लोगों का क्या कहते हैं वापस जाना चाहिए था, बट क्या वो सोलर एनर्जी वापस जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। वो उसी एटमॉस्फेयर में धीरे 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 आपकी कलेक्ट होती जाएगी, है ना। वो धीरे 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 क्या होती जाएगी, कलेक्ट होती जाएगी। और उसके कलेक्शन की वजह से कंटिन्यूसली जो अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं टेम्परेचर जो हमारे एटमॉस्फेयर में होना चाहिए वो उतना ना होकर वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा आपका हीट है ना, आपकी ज़्यादा हीट है। तो इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी स्पेस में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट होके वापस चली जानी थी वो नहीं जा पा रही है। वो पर्टिकुलर आपकी जो सन की हीट है वो क्या हो गई है, ट्रैप हो गई है। यानी कि सन की हीट को हमारे एटमॉस्फेयर ने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, उसे पकड़ लिया, उसको अपने जाल में बंद कर लिया कि जा देखता हूँ मैं तू कैसे जाता है। तो ये वाली जो चीज़ है, इस एंटायर फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑब्वियस है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कुछ आपके नुकसान भी हैं, जैसे कंटिन्यूसली टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर जितना होना चाहिए नॉर्मल वो उतना नहीं रहेगा। आप जैसे देखोगे कि पहले के ज़माने में आपके इन द सेंस इंडिया में टोटल 3 सीजन्स आते थे, प्रॉपरली चीज़ें रेगुलेट होती थी। आपका समर आता था, प्रॉपर टाइम बाद विंटर आता था, उसके बाद प्रॉपर टाइम पे आपका रेनी सीज़न आता था। लेकिन तुम देखना बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। कभी कभी विंटर बहुत लेट आती है, या फिर अभी देखो जैसे फरवरी का मिड आ गया बट ठंडी स्टिल अभी भी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ नागपुर में। बल्कि नागपुर तो एक ऐसी सिटी है यार, यहाँ तो ठंडी में भी हमको गर्मी लगती है। ये इतने साल, देखो मुझे नागपुर में ऑलमोस्ट, मैं नागपुर तब शिफ्ट हुए थे हम लोग जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, ठीक है। मतलब जब मैं हार्डली, एज तो यार खैर याद नहीं है, लेकिन जितनी भी रही होगी उस वक्त, अभी मुझे कम से कम 20 साल होने में आ गए नागपुर में, ठीक है। 10 से 20 साल के बीच का कोई एक नंबर पकड़ लो। मैंने आज तक कभी नागपुर में ठंडी में हमको स्वेटर पहनने की नीड नहीं पड़ी, या हमको कंबल वगैरह लेने की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग कैसे नॉर्थ इंडियंस हैं, है ना। हम लोग सेंट्रल इंडिया में रहते थे, भोपाल में। वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, दिल्ली वगैरह की तरफ भी, कि हम लोगों को ऑलरेडी क्या है, ज़्यादा ठंड की आदत थी। हम लोगों के लिए वो चीज़ ठंड थी। मतलब हम लोग जब स्कूल जाते थे, हमारी स्कूल बस आती थी सुबह 6:30 बजे, 7 बजे का हमारा स्कूल रहता था। हम लोग आखिरी लोग थे, पूरे बच्चों को कलेक्ट करके आती थी, 7 बजे हमारा मॉर्निंग में स्कूल लगता था। तो हम लोगों को 6 बजे बस स्टॉप पे, 6 सवा 6 बजे हम लोग पहुँच जाते थे। तो तुम ये देखना 6 सवा 6 बजे इतना धुंध रहता था, इतनी धुंध रहती थी, खतरनाक अंधेरा और खतरनाक धुंध। स्कूल पहुँचते पहुँचते 7 बज जाते थे। 7 बजे के वक्त भी हम लोगों के पास एकदम खतरनाक धुंध रहती थी। फिर जाते धीरे 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 10-11 बजे तक वहाँ धुंध छटती थी। तो हम लोग उस टेम्परेचर में रहने वाले लोग थे। फिर जब हम लोग नागपुर आए
तो कह रहे यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड तो ना के बराबर थी। ये पहला ईयर है इतने सालों में कि हम लोगों ने इस बार स्वेटर्स को क्या किया है, यूज़ भी किया है अपने। ठीक है, तो ऐसे केस में अभी देखो क्या हो रहा है, नागपुर में ये चेंज देखने को मिला। इतने सालों से तो यहाँ ठंड नहीं पड़ी, यहाँ पे अभी आपको क्या मिला है, एक चेंज देखने को मिला है। कई बार आप ऐसा देखेंगे, जैसे हम लोग भोपाल वगैरह में रहे, उतनी कोई खास गर्मी नहीं है। जैसे एक बोलते हैं ना विदर्भ हमारा जो नागपुर, अमरावती, अकोला, वर्धा, भंडारा, ये जो रीजन्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है एंटायर महाराष्ट्र के कंपेयर में। तो विदर्भ में बहुत हॉट रहता है। ठीक है, अकोला, चंद्रपुर, नागपुर, अमरावती, वर्धा, ये तो 5 ऐसे टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि हमेशा आपको क्या मिलेंगे, हॉटेस्ट मिलेंगे समर में हमेशा। 48-49 डिग्री तो यहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल है। हमारे मामा आए थे गर्मी के सीज़न में, वो तो उनका तो खैर जन्म भी भोपाल में हुआ, पले भी बड़े बोले भोपाल में, ज़्यादा से ज़्यादा वो पंजाब में रहे, दिल्ली में रहे, तो उन लोगों के लिए ठंड थी, यहाँ के हम ठंड वाले लोग हैं। वो जब नागपुर में रहे तो उन्होंने तौबा कर ली, हमारे पूरे जो हमारी मम्मी के घर के तरफ के लोग थे, नानी वगैरह सब ने, कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हम नागपुर को कभी भी गर्मी में विजिट नहीं करेंगे, है ना। मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, कश्मीर का था, याकूब। तो वो तो बेचारा अपनी जो अभी नॉर्मल धूप है ना, जिसको तुम लोग अच्छा मौसम कहते हो, अभी ये वाला मौसम, उसमें वो बेहोश होकर गिर गया था। बताओ कि अरे तो कितना गर्म है, कितना गर्म है ना। तो देखना कुछ आपके ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स होते हैं जहाँ ठंड वाला माहौल रहता है, अचानक से वहाँ पे गर्मी बढ़ने लगी, तो वहाँ के लोग सोचते हैं इतने सालों से तो यहाँ पे गर्मी नहीं आती थी, आज भी गर्मी आ रही है ठंड के बजाय। कुछ ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पे पहले नॉर्मल पानी आता था, अभी पानी कम होते जा रहा है, बारिश नहीं आ पा रही। मतलब एनवायरनमेंट के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो कंटिन्यूसली हमारे एटमॉस्फेयर में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो क्या रहा है, हम लोगों के अर्थ में से वो हीट एनर्जी बाहर नहीं जा पा रही है। धीरे धीरे पूरे दुनिया का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, और इसी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने को, हीट एनर्जी के बाहर नहीं जाने की वजह से हम लोग इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि और गैसेस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में योगदान नहीं देती, बट सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पे योगदान देने वाली कोई गैस अगर है तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आपकी जो हीट एनर्जी है वो बाहर नहीं जा पाती है, वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, आप लोगों की ट्रैप हो जाती है। अब हमारा डाउट ये आता है कि यार हमेशा से तो हमारे एटमॉस्फेयर में मैडम CO2 गैस थी, CO2 गैस अभी अचानक से एटमॉस्फेयर में आपने डाली है, मैंने डाली, ऐसा तो है नहीं। तो पहले के ज़माने में क्यों ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं था और अब के ज़माने में क्यों ग्रीन हाउस इफेक्ट है? द पॉइंट इज, अगर हम बहुत ओल्डर टाइम्स की बात करें, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रीज़ एंड प्लांट्स, बहुत ज़्यादा थे। इस बात से तो हर कोई एग्री करता है। करंटली अभी हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह को मान लेते हैं हमने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है, तो उससे पहले हम उसके प्रॉपर्टी पेपर्स देख रहे थे। तो हमने देखा कि जो ओरिजिनली जब वो सोसाइटी बनी, मतलब 1980s के दौरान जब सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो वो प्रॉपर्टी उससे पहले इखनकर ब्रदर्स के नाम पे थी। उनके इस पर्टिकुलर दत्तावाड़ी क्षेत्र में बहुत, मतलब एकदम मैं क्या बोलूँ, एकड़ों ज़मीनें। तो वो सर्टेन एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ने इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट उन लोगों से ली, और इस एग्रीकल्चर ज़मीन को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, किसके लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। अभी जैसे हम लोगों के घर से पीछे बहुत ही ज़्यादा दूर में क्या था, आपका पहले जंगल वाला इलाका था, पेड़ थे, तो धीरे धीरे उन जंगलों को काटते गए, है ना। तो अभी वो धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। प्लांट्स क्या करते थे, एटमॉस्फेयर में जो भी CO2 गैस रहती थी उसको यूज़अप कर लेते थे ना फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर पहले इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो हमारी जो इंडस्ट्री CO2 गैस छोड़ती हैं, वो CO2 गैस भी एटमॉस्फेयर में नहीं जाती थी, है ना। हम लोगों के पास व्हीकल्स पहले नहीं थे या बहुत कम थे, राइट। जैसे अगर तुम कोई पुराने ज़माने की मूवी देखोगे जिसमें शूटिंग वगैरह हो रही है, दिखाया गया है, तो उसमें तुम देखना बॉम्बे सिटी, दैट इज़ मुंबई,
उसमें आपको बहुत कम व्हीकल्स दिखेंगे। और अगर अब कोई मूवी बन रही है उसी सेम एरिया की, तो अब आपको वहाँ पे व्हीकल्स कितने सारे दिखेंगे। इसका मतलब धीरे धीरे हम लोग हमारे एनवायरनमेंट में ये CO2 गैस की क्वांटिटी अलग अलग रीजंस की वजह से बढ़ाते जा रहे हैं। और इन CO2 गैस को ख़त्म करने वाले प्लांट्स को भी हम लोग धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 गैस का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, इनके परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन्स हम लोगों का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमारा नुकसान क्या है? अरे यार क्यों नहीं है नुकसान? तुम्हारी धरती का टेम्परेचर अगर कंटिन्यूसली बढ़ेगा तो जो वाटर बॉडीज़ हैं जिनसे हम लोग पानी लेते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि उस पर असर पड़ेगा? पानी की शॉर्टेज होगी, हमारी जो रेन की साइकिल है वो रेन की साइकिल डिस्टर्ब होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। जो लोग समुद्री तट पर रहते हैं या जो एलिवेटेड एरियाज़ में रहते हैं उन लोगों को डायरेक्ट बहुत ज़्यादा हीट फील होगी। फिर तो इसका मतलब अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हैं ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मैडम क्या इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो आज मैंने ना दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ा है, टुडे इज 16 Feb 2022, आप भी चेक कर सकते हो। उससे मैंने देखा कि एक रिटायर्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति है, किसी एक पर्टिकुलर एक्स जगह पर उन्होंने रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट से एक सर्टेन जगह लीज पर ली। अब लीज वर्ड का मीनिंग क्या होता है आप काइंडली अपने घर वालों से पूछिएगा। उन्होंने मतलब बेसिकली किराए पे ली एक सर्टेन ईयर्स तक के लिए। तो वो रेलवे की ज़मीन थी। अब रेलवे जो है वहाँ पे अभी कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाना चाह रही है। तो उन्होंने उस व्यक्ति से बोला कि ठीक है भैया, हम लोगों को ये पर्टिकुलर लीज अब आपकी ओवर करनी है पीरियड से पहले। अब हम आपका जो भी नुकसान होगा, मतलब आपने उस ज़मीन पे जो भी किया, आपने उसमें कंस्ट्रक्शन किया, आपने उसमें खेती किया, आपने उसमें बागवानी किया, व्हाटएवर, उस लॉसेस का हम लोग क्या करेंगे, आपको भरपाई करेंगे। तो जो कृषि विभाग के रिटायर्ड व्यक्ति थे उन्होंने पता है उस पर्टिकुलर लीज वाली ज़मीन पे क्या किया था? उन्होंने उस पर्टिकुलर लीज वाली ज़मीन पे शहतूत के, ठीक है, आपके और किसके पेड़ थे यार, और भी ऐसे बहुत सारे फल वाले पेड़ लगाए थे और कई सालों से वो लगा रहे थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने अचानक से लगा दिया था। खैर, तो अभी जब ऑब्वियस है कि रेलवे की पटरी डलेगी तो कुछ आप उस जगह को काटोगे पेड़ों को, तो उस व्यक्ति को रेलवे को मुआवजा देना है। प्रति पेड़ के मुआवजे का कैलकुलेशन आया था कि एक फलदार पेड़ को काटने के 2000 समथिंग रुपीस लगेंगे। तुम्हें पता है उस व्यक्ति ने उस लीज की ज़मीन पर इतने पेड़ लगाए कि रेलवे ने जब टोटलिंग की कि मुझे इस व्यक्ति को प्रति पेड़ 2000 समथिंग रुपीस का मुआवजा देना है, तो टोटल मुआवजा कितना बन रहा है, कंपनसेशन अमाउंट, तो पता है वो कितना आया? 400 करोड़। जस्ट इमेजिन, एक पेड़ का मुआवजा 2500 समथिंग कुछ है, तो सोचो कितने पेड़ लगाए होंगे कि उस व्यक्ति को 400 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो रेलवे अब हक्का गई, अरे यार ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने उस व्यक्ति से उसके पैसों को कम करवाने के लिए क्या किया, ये बोला कि देखो आपने यहाँ पे जो शहतूत के पेड़ लगाए हैं ना, ये शहतूत के पेड़ को फ्रूट्स के पेड़ों में नहीं माना जाएगा। अब तुम बोलोगे मैडम ये शहतूत क्या होता है? भाई शहतूत इज़ अ वेरी 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 प्यारा फ्रूट। मतलब मैं सही बता रही हूँ, मुझे पर्सनली आप लोगों का जो शहतूत है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तुमने नहीं खाया है तो काइंडली शहतूत को खाओ, बहुत ही अच्छा फ्रूट है, बहुत ही प्यारा। मलबेरी फ्रूट कहते हैं, गूगल कर लेना, हो सकता है तुम लोगों की लैंग्वेज में कुछ और कहते हो, हिंदी में तो हम लोग शहतूत कहते हैं। तो वो जो शहतूत होता है ना, उन्होंने उसको बोला कि यार ये फ्रूट का पेड़ नहीं है, ये एक ऐसे ही रैंडम पेड़ है, तो इसको हम लोग प्रति पेड़ 4 रुपये देंगे। कैन यू इमेजिन, एक पेड़ की कीमत 4 रुपये। खैर, तो ये मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने जो बायोलॉजी वाले बंदे लोग होते हैं उनको पूछा क्या शहतूत एक फ्रूट वाला प्लांट है या नहीं है, फल वाला? तो उन लोगों ने बोला यस सर है। तो अब जाके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 400 करोड़ रुपए उस व्यक्ति को रेलवे को देने हैं। ठीक है, 400 करोड़। तो खैर अभी ये कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपके घर में दैनिक भास्कर आता है या फिर गूगल अगर आप करना चाहते हो तो इस न्यूज़ को गूगल कर सकते हो। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम इस तरीके से बल्क मात्रा में पेड़ उगाएंगे, है ना, एटलीस्ट हम इतने बल्क मात्रा में, हमारे पास तो खैर ज़मीन है नहीं इतनी, एक इंसान की अपनी लाइफ साइकिल में एक ज़मीन का टुकड़ा उसके नाम पे वो खरीद ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। खैर, तो अगर आप अपने घर में एक पेड़ भी उगाते हैं ना, और ऐसे सोचो अगर हर बंदा अपने घर में कम से कम एक पेड़ उगाए,
तो हम इस ग्लोबल वार्मिंग को, इस CO2 के अमाउंट को क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। कई लोग ये सोच के पेड़ नहीं लगाते हैं कि पेड़ बड़ा होगा, उसकी जड़ें मोटी होंगी, घर की बाउंड्री वॉल टूटेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे यार, तुम्हें चलो ठीक है, कोई बहुत बड़ा पेड़ है, नहीं लगाना है, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जो छोटे मोटे पेड़ होते हैं, जैसे जाम का पेड़ है ना, मूंगाफली का पेड़, गुलमोहर का पेड़, छोटा मोटा पेड़ लगा लो, क्योंकि हर प्रकार का पौधा किसी ना किसी तरीके से एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करता ज़रूर है। मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, कि आपको भी इसी एनवायरनमेंट में रहना है। आप ये सोचोगे कि मेरे एक पौधे लगाने से थोड़ी ना ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। मैं मानती हूँ तुम्हारा एक पौधा या मेरे एक पौधा लगाने से ग्रीन हाउस इफेक्ट डेफिनेटली कम नहीं होगा, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारे घर के आजू बाजू की जो हवा है ना, उस हवा को वो पर्टिकुलर एक पौधा तुम्हारे घर के अंदर की हवा को काफ़ी हद तक शुद्ध करेगा। तुम देखना आजकल मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं। अपने कमरे में एक एयर प्यूरीफायर रखो, जिससे आपको एकदम शुद्ध ताज़ी हवा मिलेगी। राइट नाउ पता है ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेने से बेटर है कि आप अपने घर में प्लांट्स लगाओ, छोटे छोटे ट्रीज लगाओ, ज़्यादा बड़े वाले मत लगाओ, है ना, अगर आपको सही में ऐसा लगता है। क्योंकि देखो, मैं बता रही हूँ, इंडिया में लोगों की मेंटालिटी चेंज करना इज़ रियली टफ। आप किसी को समझाओगे कि नहीं पेड़ मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, अरे भाई, बाउंड्री दीवार को टूटने में सदियाँ लगती हैं। अभी जहाँ पे हमारी ट्यूशन थी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा अशोक का पेड़ था। वो खैर रेंटेड जगह थी। जितने साल हम उस जगह पे रहे, हमने उस पेड़ को नहीं काटा। कितनी बार आजू बाजू वालों ने हमको बोला, अरे देखिए इसकी बहुत पत्तियां गिरती हैं, पतझड़ में पत्तियां गिरती हैं ना, अरे कचरा होता है, आप काट दो। मेरा एकदम स्ट्रिक्ट था, मैं नहीं काटूंगी पेड़, ठीक है, मेरे घर की बाउंड्री वॉल के अंदर है। अगर आप पत्तियां गिरती हैं भाई, गिरती हैं, पेड़ तो पेड़ होता है ना, पत्तियां हैं तो गिरेंगी। फिर हमने नहीं काटा। अभी हमने उस जगह को खाली कर दिया, अपनी नई न्यू जगह पे शिफ्ट हुए। तो मैं बता दूं, वो पेड़ पूरा काट दिया गया, जड़ से काट दिया गया। और वो पेड़ कम से कम 30 साल पहले पुराना है। मतलब मैं जब बचपन में बता रही हूँ ना, जब हम लोग नागपुर शिफ्ट हुए थे, तब से मैं उस पर्टिकुलर पेड़ को देखती आ रही हूँ। आई डोंट नो उन्होंने उसे काटने के लिए परमिशन ली, नहीं ली, वॉट एवर, आई जस्ट डोंट नो, बट मैं तब से देखती आ रही हूँ। और उस वक्त जब मैंने उसको पेड़ को देखा था, तो उस वक्त भी सोचो बिल्डिंग वहाँ थी, ठीक है, उस वक्त भी वो बिल्डिंग थी। खैर, तो उस वक्त भी वो पेड़ बहुत बड़ा था, मतलब 30-40 साल पुराना पेड़ था वो, काफ़ी ज़्यादा। अशोक का पेड़ था, अच्छा लंबा, हाइटेड, हट्टा कट्टा। उसने उस घर की बाउंड्री वॉल को नहीं तोड़ा। मैं तुमको ये बताना चाह रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता है यार कि बाउंड्री वॉल को चीज़ें तोड़ देते हैं, टूट जाती हैं वगैरह वगैरह, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके मन में ऐसा डर भय है, क्योंकि मैं अगेन बता रही हूँ, लोगों के डर भय को आप कम नहीं कर सकते, लोगों की मेंटालिटी फिक्स रहती है, तो ठीक है यार, मत लगाओ। लेकिन जो छोटे मोटे पेड़ हैं, गुलमोहर का हो गया, या छोटा सा नीम पत्ते का हो गया, ये शहतूत का हो गया, बादाम का हो गया, एनी टाइप ऑफ प्लांट, आप कम से कम उसको तो लगाओ, ताकि कुछ तो हम लोग एनवायरनमेंट में और अपने घर के खुद के पर्सनल शुद्ध हवा में कंट्रीब्यूशन दें। तो इससे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को बचा सकते हो। लेकिन क्या सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट इकलौती हमारी एटमॉस्फेयर की मतलब दिक्कत है? नहीं, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट के अलावा ओजोन लेयर, ये भी हम लोगों के लिए एक समस्या है। ओजोन लेयर वैसे कि हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। ओजोन लेयर इज़ फॉर आवर प्रोटेक्शन। जैसे हम अपने घर के आजू बाजू बाउंड्री वॉल बनाते हैं ना, बराबर, ताकि अपनी सेफ्टी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो वैसे ही हमारे अर्थ के आजू बाजू आप एक मान के चलिए, एक O3, ठीक है, आपका एक O3 फॉर्मूले की एक लेयर है। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे ऑक्सीजन गैस क्या होती है, तो तुम्हारे मुंह से जवाब निकलेगा O2 होती है। लेकिन O2 छोड़ दो, O3, इसको हम लोग ओजोन कहते हैं। ये O3 की लेयर हमारे अर्थ के आजू बाजू रहती है। ये O3 की जो लेयर होती है, इसी O3 की लेयर को हम इसी O3 की लेयर को हम लोग कहते हैं आपका ओजोन। और ये बेसिकली आप लोगों का क्या होता है, एक, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, 3। अब तुम पूछोगे मैडम ये अचानक से एटॉमिसिटी कहाँ से आ गया? ऐसे ही आ गया। स्कूल के टीचर्स पता है पेपर में पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ओजोन, व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन। क्यों पूछते हैं?
क्योंकि आपके 9th क्लास के सिलेबस में जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है ना, वो इन्हीं सारी चीज़ों से डील करता है, उनमें ये सारे टॉपिक्स हैं, इसीलिए। खैर, अब देखो, जैसे हम लोगों के ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तुम भी जानते हो। तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा O2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, ओ तो फिर ऐसे में O3 भी हमारी लाइफ के लिए उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, हमें ऐसा लगता है। तो नहीं, ओजोन बेसिकली ये एक पॉइजनस गैस होती है। तो मैडम हमें मतलब डर क्यों नहीं लग रहा है फिर ओजोन से? क्योंकि ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर से बहुत ऊपर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसीलिए हम लोगों को उस ओजोन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैडम आप एक बात क्लियर करो, ओजोन हमारे लिए यूज़फुल है कि ओजोन हमारे लिए हार्मफुल है? देखो, अगर तुम ओजोन गैस को इनहेल करोगे तो डेफिनेटली वो पॉइजनस है, डेफिनेटली वो हार्मफुल है, बट हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के ऊपर ओजोन की एक लेयर है ना, इस लेयर का काम करती है। लेयर का काम क्या है? देखो, इस लेयर का काम ये है कि जो हमारा सन होता है, हम लोगों का जो सन होता है, सन हम लोगों को सोलर एनर्जी देता है। तो बेसिकली सारी की सारी सोलर एनर्जी अर्थ तक नहीं आ पाती। ओजोन इज़ लाइक अ फिल्टर। हम लोग हमारे घर में आजकल यूज़ करते हैं ना RO, जो हमारे पानी को फिल्टर करके हम लोगों तक पहुंचाता है, राइट? तो आप मान के चलिए ओजोन इज़ लाइक अ फिल्टर। ये उस सन के अंदर जितनी भी हार्मफुल रेज होती हैं, उन हार्मफुल रेज को हमारे अर्थ के अंदर आने से रोक देता है। मतलब ओजोन गैस मैं मानती हूँ पॉइजनस है, मैं मानती हूँ कि ओजोन गैस जो होती है आप लोगों की, अगर आप इनहेल कर लें तो आपको डैमेज पहुँचा सकती है, बट यही ओजोन लेयर जो होती है आप लोगों की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब ये क्या काम करती है? ये एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम द सन। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, फंक्शन ऑफ ओजोन। ओजोन का फंक्शन क्या है? ये अर्थ से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशंस को क्या करती है? और आपके एब्जॉर्ब कर लेती है। बट अब हो क्या रहा है कि हम लोगों के वजह से, हम ह्यूमंस की वजह से, कैसे मैडम? हम ह्यूमंस की वजह से क्या? हम ह्यूमंस तो कितने अच्छे हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। नहीं, हम ह्यूमन लोगों ने एक केमिकल बनाया जिसका नाम था CFC, जिसे फुल फॉर्म में कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको पहले के ज़माने में फ्रिज के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, एसीज़ में इस्तेमाल किया जाता था। जब हम एसी का इस्तेमाल करते थे, जब हम फ्रिज का इस्तेमाल करते थे, जब हम फ्रिज का डोर ओपन करते थे, तो यही CFC गैस उड़कर एटमॉस्फेयर में जाती थी। एटमॉस्फेयर से धीरे 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 ट्रैवल करते हुए ऊपर ओजोन तक जाती थी और ओजोन को जाके खा जाती थी, ठीक है। यानी कि ओजोन में धीरे 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 CFC या इसके जैसी अदर गैसेस की वजह से क्या होने लगा था? आप लोगों का डैमेज होने लगा था। ओजोन में यहाँ पे क्या होने लगा था? गड्ढा हो गया था इन गैसेस की वजह से। क्यों? क्योंकि ये गैसेस क्या करती थी? ओजोन लेयर में गड्ढा करना शुरू करती थी, एक होल क्रिएट होने लगा था। और ऐसा ही हमारी एक ओजोन लेयर में देखो एक ये होल क्रिएट हुआ है एंटार्क्टिका में। आप खुद देखो कि हमारे सैटेलाइट्स की मदद से अक्टूबर 1980 में जब इमेज ली गई तो ये होल ऐसा था। 1985 5 साल बाद इमेज ली तो देखो होल बड़ा हो गया। 1990 तक इमेज ली तो होल और बड़ा हो गया। यानी कि हो क्या रहा है कि धीरे 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 ये ओजोन लेयर का जो होल है बढ़ता जा रहा है। तो मैडम दिक्कत क्या है बताइए? दिक्कत ये है कि इस तरीके से अगर समय के साथ साथ मान के चलिए ओजोन लेयर का ये होल बढ़ता गया तो आपको नहीं लगता है फिर अल्ट्रावायलेट रेज को कौन बचाएगा? अल्ट्रावायलेट रेज की जो हार्मफुल रेज है इसे कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। जो सनलाइट से आने वाली हार्मफुल रेज थी वो हार्मफुल रेज से हमें ओजोन प्रोटेक्ट कर लेता था। अब जब ओजोन ही नहीं रहेगा तो हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? फिर जैसे क्या होता है गर्मी में जब धूप बहुत तेज़ होती है हम लोग स्कार्फ बांध लेते हैं अपनी चेहरे वगैरह पे, बड़े बड़े हम लोग हैंड ग्लव्स पहन लेते हैं। क्यों? खुद को धूप से डायरेक्ट बचाने के लिए। अगर मान के चलिए आपने स्कार्फ बांधा ही नहीं है
या फिर आपने छतरी ली नहीं है तो धूप डायरेक्ट आपकी बॉडी में आती है, राइट। तो ऐसे में ओजोन के डिप्लीशंस को हमको समय के साथ साथ क्या करना है, रोकना है। कैसे पॉसिबल है हम लोगों के लिए ये चीज़ें कर पाना? हम ये जो कंपाउंड्स हैं जिनसे ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है एसीज एंड फ्रिज में, इसको रोकें। खैर अब तो जो मॉडर्न एसीज या मॉडर्न फ्रिज आ रहे हैं इनमें काफ़ी हद तक इस प्रकार से इस गैसेस को उपयोग में लाना रोक दिया गया है, बट स्टिल हम लोगों को फिर भी ऐसे कंपाउंड्स के प्रति क्या करना है, नो कहना है, ठीक है। तो खैर यहीं पे हम लोगों का ये पर्टिकुलर चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है।